मेरा नाम जीविका है। मेरी जिंदगी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, खुशियाँ जैसे खत्म हो गईं और गम ही गम आने लगे। हम लोग एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे। मैं अपने पूरे खानदान की एक ही लड़की थी। मेरे 2 चाचा जी थे और दोनों के पास ही 2 बेटे थे। बस मेरे पापा की ही मैं इकलौती बेटी थी। जब मैं 9 साल की थी तब मेरे पापा मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। लेकिन मेरी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी और होनहार थी। मेरी मम्मी शुरू से ही जॉब करती थी क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी। अपने पति के मरने के बाद भी मेरी माँ ने जॉब जारी रखी थी क्योंकि वो अपनी बेटी की परवरिश कैसे करती। मेरी मम्मी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए अपनी मेहनत से पैसा कमाती थी और अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि उनकी ही तरह उनकी बेटी भी खूब पढ़े लिखे और कभी उनकी बेटी पर कोई कड़ा समय आए तो उनकी तरह उनकी बेटी भी खुद पर निर्भर हो और किसी के आगे हाथ न फैलाए। उनकी बेटी बुरे वक्त से खुद लड़ना सीख ले, मगर मेरी मम्मी नहीं जानती थी कि बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती और उनकी बेटी इस काबिल भी नहीं बन पाएगी कि वो बुरे वक्त से लड़ सके, बल्कि उससे पहले ही बुरा वक्त आ जाएगा। उस समय मैं इंटर में थी जब मेरी मम्मी के साथ एक ऐसा हादसा हो गया था जिसमें उनकी जान चली गई। मेरी मम्मी जैसे स्कूल में टीचिंग करती थी, वहाँ से आते समय उनका एक जोरदार एक्सीडेंट हो गया था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन था, जिस दिन मैंने अपनी माँ को खोया था। मैं नहीं जानती थी कि सुबह मेरी माँ मुस्कुराते हुए स्कूल जाने के लिए खुद भी निकलेंगी और मुझे भी स्कूल छोड़ते हुए अपनी नौकरी पर जाएंगी। तो वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे आखिरी दिन होगा। उस दिन के बाद वो कभी मुझसे बात नहीं कर सकेंगी। मैं अपनी माँ की मौत पर बहुत रोई थी क्योंकि मेरी माँ की मौत मौके पर ही हो गई थी। उन्हें इतना समय भी नहीं मिल सका था कि वो आखिरी समय में अपनी बेटी से बात कर सके। बस उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां आनी शुरू हो गई थी। मेरी मम्मी की मौत पर मेरे मामा मामी भी आए थे। वैसे तो मेरे 3 मामा थे और उन सभी की शादी हो चुकी थी। 2 मासियां थी, उनकी भी शादी हो गई थी। मेरी एक मासी की मौत हो गई थी, जबकि एक मासी और 2 मामा दूसरे शहर में रहते थे। हमारे ही शहर में मेरे एक मामा रहते थे। वो सब बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। मेरे नाना नानी ने उनको जिम्मेदारी दी थी कि वो मरने के बाद अपने सारे भाई बहन का ख्याल रखें। मेरी माँ ने अपने सारे भाई बहनों की शादी कर दी थी और वो अपने फर्ज से फ्री हो गए थे। उसके बाद उन पर कोई दबाव नहीं था। हम अपने मामा मामी के घर कम ही जाया करते थे क्योंकि मेरी मम्मी को ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती थी। मैं अपने 2 चाचाओं के साथ रहती थी, इसलिए मुझे कभी अपने किसी रिश्तेदार की कमी महसूस नहीं हुई थी। मैं उनके खानदान की इकलौती बेटी थी, इसलिए सब मुझे बहुत प्यार करते थे। मगर मुझे सबकी असलियत तो तब पता चली थी जब मेरी माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई और मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मम्मी के मरने के 3 दिन बाद घर पूरी तरह से खाली हो गया था। घर में सिर्फ दोनों चाचियां ही बची थीं, जबकि उनके बेटे और मेरे दोनों चाचा अपने अपने काम पर जाने लगे थे। मैंने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया था क्योंकि मैं अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई थी। मैं सारा दिन रोती रहती थी, बिस्तर पर पड़ी रहती थी। धीरे धीरे मेरी माँ की मौत को 1 हफ्ता गुजर गया था कि मेरी चाचियों ने मुझ पर घर का सारा लोड डाल दिया। पहले तीनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर घर के काम किया करती थी और तीनों में अच्छी दोस्ती थी, इसलिए उन्हें घर के कामों का बोझ कभी पता ही नहीं चला। लेकिन अब मेरी मम्मी के मर जाने के बाद उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया कि मैं उन लोगों पर बोझ बन गई हूँ। अब इस घर में रहूंगी तो वो लोग जैसा चाहे वैसा मुझसे करवा सकती हैं, क्योंकि मेरे आगे पीछे अब कोई नहीं रहा था। चाचा जी भी ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। जब रात को वो घर पर आते तो चाची ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे मुझसे कोई काम ही नहीं करवाती हूँ। इन लोगों को लगता था कि मैं अब इन पर डिपेंड हूँ और अब सारी जिंदगी इनको ही मेरा बोझ उठाना है। मेरे तो दिन अब रो रो कर गुजरने लगे थे। मेरी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मेरी माँ की मौत को अब 15 दिन गुजर गए थे। इस बीच मेरे मामा जी मुझसे मिलने के लिए आए थे। मामा जी को देखकर मैं उनके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मामा जी ने जब मुझे रोते हुए देखा तो वो मेरी चाची से पूछने लगे कि आखिर मेरी भांजी क्यों रो रही है। तो उन्होंने मामा जी से कहा कि हम आपकी बेटी के नखरे नहीं उठा सकते। आपकी बेटी सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती है। हम चाहते हैं कि आप इसे अपने साथ ले जाएं। हमने इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया है। मामा जी को लगा था कि वो लोग कोई बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं, मगर वो लोग तो मुझे उनके साथ भेजना चाहते हैं। मामा जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं अपनी भांजी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगा। मामा जी ने मुझसे कहा था कि तुम अपना सामान पैक कर लो और मेरे साथ चलो। मैं सामान पैक करके अपने मामा जी के साथ चली गई थी। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे आने के बाद मेरी चाचियों ने चाचा जी को क्या बताया था। जरूर उन लोगों ने उनसे झूठ ही बोल दिया होगा, कह दिया होगा कि आपकी भतीजी अपने मामा के साथ खुद अपनी मर्जी से गई है।
मगर वो लोग तो मुझे भेज चुकी थी। मामा जी के घर जाने के बाद भी मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आने वाला था, क्योंकि जब मैं मामा जी के साथ उनके घर गई तो मुझे देखकर मेरी मामी और उनकी दोनों बेटियां खुश नहीं हुई थी। उन लोगों के तो मुंह बन गए थे। मामा जी ने मुझे कमरे के अंदर जाने के लिए कहा था। मामा जी ने कहा था कि ऊपर वाले पोर्शन में कमरा खाली पड़ा हुआ है, तुम उसमें जाकर अपना सामान रख लो। मैं तो खामोशी से अपना सामान लेकर ऊपर आ गई थी, मगर मुझे मामा और मामी की बातों की आवाज आ रही थी। मामी जोर जोर से चिल्ला रही थी और कहने लगी कि तुम अपनी भांजी को यहाँ क्यों लेकर आ गए हो। मामा जी ने कहा था कि ये अब हमारे साथ ही रहेगी। इस बात पर मामी शोर मचाने लगी और कहने लगी कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी इसके साथ हमदर्दी करने की। मामा जी कहने लगे कि ये भी मुझे मेरी बेटियों की तरह प्यारी है और तुमने अगर इसमें और मेरी बेटियों में कोई फर्क समझा तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर उन्होंने मामी को खामोश करवा दिया था। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। मामा जी ने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। मामी मुझसे घर के सारे काम करवाया करती थी। मैं कॉलेज से आने के बाद सारे काम करती। मामा जी मामी को बहुत दबा कर रखते थे। वो हमेशा मामी से और अपनी बेटियों से यही कहते थे कि जीविका को हमारे घर में रहते हुए कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसका हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करना। मेरी मामी की 2 बेटियां और उनका एक बेटा भी था। हम सब की उम्र में सिर्फ 2-2 साल का फर्क था। मेरी मामी अपनी बड़ी बेटी नीतू के लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। मेरे मामा की काफी अच्छी नौकरी थी, लेकिन फिर भी मेरी मामी को ऐसा लगता था कि उनके पास रुपये पैसे की बहुत कमी है। मेरे मामा ने कभी उनके साथ किसी चीज की कमी नहीं की थी। मामी चाहती थी कि वो अपनी बहू लेकर आए तो बहू भी अमीर परिवार की हो और दोनों बेटियां भी अमीर ससुराल में ब्याह कर जाएं। मामी जी अपनी बड़ी बेटी नीतू के लिए किसी अमीर परिवार का रिश्ता तलाश कर रही थी, मगर अभी तक उसका रिश्ता नहीं लग पा रहा था। वैसे तो नीतू के काफी रिश्ते आ चुके थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिश्ता मेरी मामी को नहीं मिला था जिसमें मेरी मामी के हिसाब से कोई कमी न हो। मैं बचपन से ही बहुत सीधे और सिंपल नेचर की रही थी। कोई अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात करता तो मैं बहुत डर जाती थी। यही वजह थी कि मैंने अपनी मम्मी के मरने के बाद पूरे 15 दिन तक उनकी हर बात को खामोशी से बर्दाश्त किया था, और मैं यहाँ आने के बाद मामी की भी हर बात को बर्दाश्त करती थी। मुझे मामी से बहुत डर लगता था। मैं अपनी मामी का हर कहना मानती थी, उनकी बात को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए कभी मेरी मामी ने भी मुझसे गुस्से से बात नहीं की थी। मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ पर भी मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। कभी टीचर्स ने भी मुझसे गलत तरीके से बात करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब मुझे अपने ही रिश्तेदारों की ऐसी बातों को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। मामी मुझे छोटी छोटी बात पर डांटती थी और मैं उनकी डांट से बहुत डर जाती थी। मैं हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। मेरे यहाँ आने के बाद 1-2 बार नीतू को लड़के वाले देखने आए थे, तो मामी मुझे उन लोगों के सामने भी नहीं आने देती थी। उन्हें मेरी खूबसूरती से डर था कि कहीं लड़के वाले मुझे उनकी बेटी की जगह पसंद न कर लें। जब तक मेहमान चले नहीं जाते थे मैं कमरे में ही बंद रहती थी। मामी का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता था। वो और उनकी बेटियां मुझे छोटी छोटी बातों पर ताने देती रहती थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरी मामी को नीतू के लिए एक अच्छा और अमीर परिवार का लड़का मिल गया था। उन लोगों ने भी नीतू को पसंद कर लिया था। मेरी मामी की छोटी बेटी का नाम अंजू था। जब मेरी मम्मी जिंदा थी तो अंजू मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करती थी, मुझे अपनी दोस्त की तरह समझती थी। लेकिन जिस दिन से मैं इस घर में आई थी, अंजू के तो तेवर ही बदल गए थे। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह रिएक्ट करती थी। मामी बहुत खुश थी कि उनको उनकी पसंद के मुताबिक अपनी बेटी के लिए रिश्ता मिल गया था और अब दोनों परिवारों के बीच सारी बातें तय हो गई थी। नीतू और उसके होने वाले पति की अब एंगेजमेंट होने वाली थी और फिर एंगेजमेंट का दिन भी आ गया था। नीतू की एंगेजमेंट के लिए मामा जी ने मुझे बहुत अच्छे से कपड़े लाकर दिए थे। जिस तरह के कपड़े वो अंजू के लिए लेकर आए थे, इसी तरह के कपड़े वो मेरे लिए भी लेकर आए थे। मैं उन कपड़ों को पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। मामी जी ने मुझसे कहा था कि सारे काम तुम्हें देखने हैं, किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने मामी जी से कहा था कि आप फिक्र न करें। घर में ढेर सारे मेहमान आए हुए थे, लड़के वाले अभी नहीं आए थे। मैं कुछ सामान लेकर मामी जी के कमरे से निकल रही थी, तभी अचानक मेरी एक जोरदार टक्कर हो गई। मैं जो सामान लेकर आई थी वो सामान मेरे हाथों से गिर गया था। मैंने कहा कि आपको दिखाई नहीं देता क्या?
मैं इस इंसान को डांट कर नीचे बैठ गई। मैं सारा सामान उठाने लगी, तभी वो इंसान मुझे बड़ी हैरानी से देख रहा था। उसने अपनी आंखों पर लगे हुए चश्मे को हटाकर गौर से मुझे देखा था। शायद इतनी मासूमियत भरी लड़की को उसने आज पहली बार देखा था। शायद मैं उसकी नजर को भा गई थी। मुझे उसका गौर से देखना कुछ खास पसंद नहीं आया था। मैं जल्दी से अपना सामान उठाकर वहाँ से मामी जी के पास चली आई थी और फिर नीतू की एंगेजमेंट का फंक्शन अच्छी तरह से हो गया था। मगर वो लड़का बार बार मुझे देख रहा था। वो जरूर मेरे मामा जी के बेटे पवन का दोस्त होगा, क्योंकि उसने अपनी बहन की एंगेजमेंट में अपने सारे ही फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। नीतू की शादी की डेट कुछ दिन बाद की ही रख दी गई थी। इस दौरान मैं मामी का काम में बहुत हाथ बटा रही थी, मगर शादी की तैयारियों के चलते मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी और न ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी। ऐसा करने से मेरी पढ़ाई को बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन शादी की तैयारी में बिजी होने की वजह से मामी जी मुझे जली कटी बातें नहीं सुना रही थी, क्योंकि उनका ध्यान शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। कुछ दिनों बाद जब नीतू की शादी का दिन आया तो मैं अभी भी घर के कामों में ही बिजी थी। इस दौरान मैं नीतू के कुछ जरूरी कपड़े रखकर भूल गई थी, क्योंकि मुझ पर काम का लोड इतना ज्यादा था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा काम याद रखूं और कौन सा नहीं, और कौन सी चीज मैं कहां पर रखकर भूल गई हूं। इतने काम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किए थे। एक साथ मुझ पर ढेर सारे काम आ चुके थे, इसलिए मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था। मैं बहुत थक चुकी थी। मेरी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे एक मिनट भी आराम करने के लिए नहीं मिलता था और न ही मुझे मेरी पढ़ाई करने को मिल रही थी। जब मैं नीतू के कपड़े रखकर भूल गई तो मामी को बहुत गुस्सा आया था। मामी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वो मेहमानों के सामने ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो मुझे अपने घर में रखकर बहुत एहसान कर रही है, जबकि ये एहसान उनका नहीं मेरे मामा जी का था। बातें सुनने के लिए उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और बहुत बुरी तरह से डांटा था। वो बार बार कह रही थी कि आखिर तुम मेरी बेटी के कपड़े रखकर कहाँ भूल गई हो। मैं मामी जी की अलमारी में बार बार तलाश कर रही थी। मुझे याद था कि मैंने मामी जी की अलमारी में ही तो नीतू के सारे कपड़े रखे थे, मगर वो कपड़े अलमारी में नहीं थे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे मेरी गलती पर ही डांट सुनने को मिल रही है। अगर मैं कपड़े रखकर ना भूलती तो शायद मुझे मामी इतना जलील ना कर रही होती। इस दौरान मामी ने मुझे कुछ ऐसा कह दिया था जिसने मेरी आंखों में ढेर सारे आंसू ला दिए थे। मामी जी ने कहा था कि तुम इस घर में रह रही हो तो ये मत समझना कि हमारे घर की फैमिली मेंबर बन गई हो। मैंने तुम्हें इस घर में अपने पति के कहने से रखा है और मैं तुम्हें इसीलिए बर्दाश्त करती हूँ ताकि तुमसे अपने घर के काम भी करवा सकूं, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी लड़की को मैं अपने घर में जगह दूं। तुम पर हमने इतना बड़ा एहसान किया है। तुम्हें पढ़ाते लिखाते हैं, तुम्हें घर में रखते हैं, खाना देते हैं, तुम्हें यहाँ रहने के लिए अच्छा कमरा दिया गया है, तो इसके बदले तुमसे कुछ काम भी तो लेना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मुफ्त में यहाँ रहने दे। मुफ्त में तो कोई नौकरानी को भी घर में जगह नहीं देता। तुम्हारी माँ मर गई है और तुम हमारे सर पर आ गई हो। एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता। यही वजह है कि तुम्हारी चाचियों ने वहाँ से तुम्हें यहाँ पर भेज दिया। तुम्हारी चाचियों को भी तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं होती होंगी। तुम्हारी मनहूस माँ से इतना नहीं हुआ कि मरते समय तुम्हें भी अपने साथ लेती जाती। तुम्हें हमारे सर पर डाल गई है। मामी की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। रोते हुए अचानक मेरी नजर मामी के कमरे में रखे हुए एक संदूक पर गई थी। मैं जल्दी से उस संदूक की तरफ गई, क्योंकि मुझे याद आया था कि मैंने इसी संदूक में नीतू के कपड़े रखे थे। मैंने जल्दी से वो खोला तो उसमें मुझे नीतू के कपड़े दिखाई दे गए थे। मेरी जान में जान आ गई थी। मैंने मामी जी को वो कपड़े निकाल कर दे दिए और मैं खुद रोती हुई भागकर कमरे से बाहर निकली तो देखा कि फिर से मेरी टक्कर इस लड़की के साथ हो गई थी। मुझे अब उस पर गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, तुम्हें कोई और काम नहीं है? हमेशा मुझसे टकराते रहते हो, आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? वो जाते हुए मुझे देख रहा था, क्योंकि वो उस समय किसी से फोन पर बात करता हुआ चलता आ रहा था। मैंने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी थी। मैंने उसे बहुत बातें सुनाई थी। मैंने कहा था कि तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बार बार मुझसे आकर टकरा जाते हो, आंखें खोलकर चलना सीखो। उसे मेरी इन बातों पर गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसके चेहरे से गुस्से भरे एक्सप्रेशन साफ दिख रहे थे, मगर मैं रो रही थी। मुझे गुस्सा उस पर नहीं आ रहा था, गुस्सा तो मुझे मामी की बातों पर आ रहा था। लेकिन जब मेरी उससे टक्कर हो गई तो मैंने अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया और मैं भागते हुए अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी थी। हम सब लोगों को मैरिज हॉल जाना था, क्योंकि वहाँ पर बारात आने वाली थी। मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई थी। मामी जी ने मुझे काम ही इतने दे दिए थे। मैं काम निपटाने के बाद जब फ्री हुई तो पवन मुझे अपने साथ मैरिज हॉल ले गया था। वहाँ पर भी मेरा सामना कई बार पवन के दोस्त से हुआ था। वो मुझे बार बार देखता था, मगर मैं उसकी तरफ से अपनी नजर फेर लेती थी। नीतू की विदाई हो चुकी थी।
मामी जी ने मुझसे कहा था कि दुल्हन के कमरे में जितना भी सामान है वो सारा सामान गाड़ी में रखवा दो। मैं दुल्हन के कमरे के अंदर जैसे ही गई तो फिर से मेरी टक्कर पवन के दोस्त मनीष के साथ हो गई थी। अब की बार मुझे फिर से मनीष पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ये हर बार तुम्हारी टक्कर मुझसे ही क्यों होती है और तुम यहाँ दुल्हन के कमरे में क्या कर रहे हो? मैं उस पर बरस पड़ी थी। इस बार मनीष ने खामोशी जाहिर नहीं की थी, बल्कि वो तेज आवाज में बोल पड़ा था। वो कहने लगा कि तुम मुझसे ये किस अंदाज में बात करती हो? मैं मानता हूँ कि पहली बार जब मेरी तुमसे टक्कर हुई थी तो मेरी गलती थी, क्योंकि मैं जब चल रहा था तो मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था कि तुम सामने से आ रही हो। लेकिन इससे पहले जब मेरी तुमसे टक्कर हुई तो मैं सामने ही देख रहा था, तुम खुद मुझसे आकर टकराई थी। और अभी भी मैं इस कमरे में पहले से ही मौजूद हूँ। मैं कमरे से बाहर निकल रहा था जब तुम खुद इस कमरे के अंदर आई हो और तुम्हारी मुझसे टक्कर हो गई। तुम खुद ध्यान से देखकर नहीं चलती और बार बार बातें मुझे सुनाती हो। मैं अचानक उसकी इतनी तेज आवाज के बोलने पर डर गई थी, क्योंकि मैं किसी के डांटने पर अक्सर डर जाया करती थी। मैं खामोश हो गई और मैं कमरे के अंदर जाने लगी और सामान उठाने लगी। तभी वो कहने लगा कि ये सामान कहाँ लेकर जा रही हो? मैंने कहा कि मामी जी ने मुझसे कहा है कि मैं ये सामान गाड़ी में रखवा दूं। तो वो कहने लगा कि रहने दो, तुम जाओ यहाँ से। पवन ने मुझसे कहा है कि मैं ये सामान खुद गाड़ी में रखवा दूंगा। मैं कमरे से बाहर निकल आई थी, मगर मुझे एहसास हुआ था कि गलती मेरी ही है। मुझे मनीष से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। पहले ये तो सोच लेना चाहिए था कि गलती मेरी ही है। मैं ही हर बार जल्दबाजी में भागते हुए उनसे टकरा जाती हूँ। नीतू की शादी होने के बाद भी मामी जी मुझे सुकून से नहीं रहने दे रही थी। मामी मुझसे घर के सारे काम करवाने लगी थी। अब तो वो मुझसे खाना भी बनवाया करती थी, जबकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। पहले नीतू ही खाना बनाया करती थी। अंजू ने तो कभी कोई काम किया ही नहीं था। उसे सिर्फ इतना काम होता था कि वो अपने कॉलेज से आकर कमरे में बंद हो जाती थी और ना जाने किसके ख्यालों में डूबी रहती थी। सारा दिन आराम करने के अलावा उसे कोई दूसरा काम नहीं होता था। मैंने मामी से कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। उन्होंने कहा था कि आजकल मोबाइल में सब कुछ आता है। उन्होंने मुझे मोबाइल दे दिया था और कहा था कि इसमें देख देख कर खाना बनाना सीखा करो। मैं कुकिंग सीखने में इतनी बिजी हो गई थी कि भूल गई थी कि मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। मामी जी के इन रोज रोज के कामों से मैं बहुत तंग आ गई थी, क्योंकि मुझे कॉलेज गए हुए पूरा 1 महीना होने वाला था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं जैसे तैसे कॉलेज जाकर ही रहूंगी। अगले दिन फिर से मामी मुझे कामों में उलझा रही थी, मगर मैं ऑलरेडी अपनी पढ़ाई का काफी नुकसान कर चुकी थी। अब मुझे कुछ भी करके कॉलेज जाना था। मैं तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए निकल ही रही थी, तभी अचानक मामी जी आ गई और उन्होंने मुझे कॉलेज जाते हुए देख लिया। वो कहने लगी कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मामी जी मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज गए हुए मुझे काफी दिन हो गए। मामी जी कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने की, घर में बैठो और घर के कामकाज देखो। नीतू की शादी हो गई है, अब तुम्हें ही घर के सारे काम देखने हैं। मैंने कहा, मामी जी प्लीज आप मुझे कॉलेज जाने दो, मैं कॉलेज से आकर सारे काम देख लूंगी। मुझे कॉलेज गए हुए काफी दिन हो गए। मामी जी इससे पहले कुछ कहती तभी मामा जी वहाँ पर आ गए थे और वो मुझे देखकर कहने लगे कि क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? मैंने मामा जी से कहा कि जी मैं जा ही रही थी। तो उन्होंने कहा कि जल्दी जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगा। मामा जी की वजह से मैं उस दिन बच गई थी और जल्दी से कॉलेज चली गई थी। मैं कॉलेज गई तो मेरे लिए एक नई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। कॉलेज में मेरी पूरी 1 महीने की छुट्टी हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत डांट पड़ रही थी। और फिर साथ ही साथ मुझे प्रोफेसर ने कहा था कि तुम पर 2 महीने की फीस चढ़ी हुई है, एग्जाम्स करीब आने वाले हैं, तुम्हें फीस जमा करनी होगी। मैंने प्रोफेसर से कहा था कि मैं आपको फीस कल लाकर दे दूंगी। रात के समय जब हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तब मामा जी ने मुझसे कहा कि जीविका तुम्हारे कॉलेज की फीस भी तो भरनी होगी ना। मैंने जल्दी से मामा जी की तरफ हाँ में सर हिलाते हुए कहा था कि जी जी। मामा जी कहने लगे कि मैंने तुम्हारे कॉलेज की फीस तुम्हारी मामी को दे दी है, सुबह कॉलेज जाओ तो अपनी मामी से लेती जाना। मैं बेफिक्र हो गई थी कि अब मुझे फीस की भी टेंशन नहीं थी। लेकिन जब अगले दिन कॉलेज जाते समय मैंने मामी से फीस मांगी तो मामी कहने लगी कि फीस के पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी, अब तुम्हें अपनी पढ़ाई बंद करनी होगी। मैंने कहा कि नहीं मामी जी प्लीज मेरी पढ़ाई बंद मत करवाइए, क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब बनूं, फिर मैं भी अपनी मम्मी की तरह जॉब किया करूंगी जैसे उन्होंने पापा के बिना अपना और मेरा गुजारा किया था। मैं फिर आप पर बोझ भी नहीं बनूंगी, अकेले अपना गुजारा कर लिया करूंगी। मामी कहने लगी कि वाह वाह बड़ी अच्छी बात कही है, तुम्हारी मम्मी को पढ़ाने के लिए तो उनके माता पिता जिंदा थे, मगर तुम तो हम लोगों के सहारे हो, ये जिम्मेदारी माँ बाप ही उठा सकते हैं, रिश्तेदार नहीं। मामी ने कहा था कि कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने की, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैं रोने लगी और रोते हुए मामी के आगे
गिड़गिड़ाने लगी कि प्लीज मामी मुझे पैसे दे दो। मामा ने तो आपको फीस भरने के लिए पैसे दिए हैं ना, तो फिर आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे रही हो। मामी ने जल्दी से मेरे बाल पकड़ लिया और कहने लगी कि अगर इस बारे में तुमने अपने मामा से कुछ भी कहा तो तुम्हारा इस घर में जीना दुश्वार कर दूंगी। आई समझ। मैंने मामी से कहा कि मामी मेरे बाल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं मामा जी से इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आप जो मेरे साथ कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्लीज मुझे फीस के पैसे दे दीजिए। मामी कहने लगी कि जा, नहीं है मेरे पास फीस के पैसे, अगर तुझे कॉलेज जाना है तो ऐसे ही पढ़ ले। फिर मामी ने मुझे एक जोरदार झटका देकर छोड़ा था। मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो रही थी। मैं पूरा दिन रोती रही थी। फिर शाम के टाइम पर मामी कमरे में आई और कहने लगी कि उठो और जाकर घर के कामों में लगो। मैं उठ गई थी और काम में लग गई थी। मैंने मामा मामी को आपस में बातें करते हुए सुना था। मामी मामा जी से कह रही थी कि कल शाम को अंजू को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के की माँ ने फोन करके मुझसे कहा था कि वो हमारे घर रिश्ता लेकर आना चाहती हैं। मामा जी कहने लगे कि चलो ये तो अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि अंजू की पढ़ाई पूरी होने से पहले पहले उसका भी रिश्ता तय कर दें और जैसे ही उसका ये साल कंप्लीट हो जाए तो उसकी शादी कर देंगे। इस तरह अंजू भी अपने घर की हो जाएगी और उसके बाद मैं जीविका के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू करूंगा। मामी जी फिर से मामा की बातों पर गुस्सा हो रही थी। अगले दिन मैं डरते डरते फिर से कॉलेज चली गई थी। उस दिन भी प्रोफेसर ने मेरी बहुत इंसल्ट की थी। वो बार बार मुझसे फीस को कह रहे थे। मेरे पास फीस नहीं थी तो मैं उन्हें कहां से लाकर देती। मेरे एग्जाम्स करीब आ रहे थे जिसके लिए मुझे फीस देना बहुत जरूरी था। अगर मेरे फीस के ड्यूज क्लियर नहीं होते तो मुझे एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाता। उस दिन भी कॉलेज से मैं अपनी बहुत बेइज्जती करवाकर घर आई थी। मामी जी ने मुझसे कहा था कि जल्दी से काम में लग जाओ। चेंज करते ही मैं घर के काम में लग गई थी क्योंकि अंजू को लड़के वाले देखने आ गए थे। मैंने उन लोगों के सामने सारा नाश्ता भी लगा दिया था। मामी जी ने मुझे मेहमानों के सामने आने से मना किया था। मैं किचन में जाकर खामोशी से खड़ी हो गई थी। मैंने अंजू को चाय की ट्रे थमा दी थी। वो वहाँ कमरे में चली गई। मैं अभी भी किचन में ही बैठी हुई थी कि कुछ देर ही गुजरी थी कि अंजू रोते हुए किचन में आई। उसको रोते हुए देखकर मैं अचानक घबरा गई। मैं उससे कहने लगी कि अंजू क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। अंजू ने मेरा जोर से हाथ झटक दिया और कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो। मम्मी तुम्हारे साथ बिल्कुल सही करती हैं, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने कहा अंजू तुम्हें क्या हो गया है, क्यों ऐसी बातें कर रही हो, आखिर मैंने क्या कर दिया। अंजू कहने लगी कि तुम जानती हो कि मैं मनीष से कितना प्यार करती हूँ। कल जब मनीष की मम्मी की कॉल आई थी कि वो हमारे घर रिश्ता लेकर आ रही है तो मैं समझ गई थी कि जरूर मनीष अपने पेरेंट्स को मेरे लिए ही भेज रहा है, क्योंकि शुरू से ही मनीष और मेरी अच्छी दोस्ती रही है। वो मेरे भाई का दोस्त होने के साथ साथ मेरा भी दोस्त है। मैं उसे पसंद करती थी, मगर आज जब उसकी मम्मी ने मेरी जगह तुम्हारा रिश्ता मनीष के लिए मांग लिया तो मेरे होश उड़ गए। तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने अंजू को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती, मगर उसने मेरी एक न सुनी। वो रोते हुए किचन से चली गई थी। मामी ने मनीष की मम्मी से कह दिया था कि हम आपको अभी कोई फाइनल जवाब नहीं दे सकते, मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करके आपको बता दूंगी। मनीष की मम्मी वहाँ से चली गई थी। मामी ने भी मुझे ढेर सारी बातें सुनाई थी, क्योंकि मामी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अंजू मनीष को पसंद करती थी, मगर ना जाने क्यों मनीष के घर से मेरे लिए रिश्ता आ गया था। एक तो मैं पहले से ही परेशान थी, ऊपर से सारा दिन मामी और अंजू ने मुझे उल्टी सीधी बातें सुना कर परेशान कर दिया था। रात के टाइम पर जब मामा जी घर आए तो मामी ने उन्हें एक की दो लगाकर बातें बताई थी। उन्होंने मामा जी को ये नहीं बताया कि मनीष की माँ खुद हमारे घर अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई थी। मामी ने मामा को इस तरह से बताया कि मेरा मनीष के साथ अफेयर चल रहा है। अमीर बाप का बेटा देखकर मैंने खुद अपनी मोहब्बत के जाल में मनीष को फंसा लिया। मामी तो शुरू से ही यही चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी मनीष से हो जाए। अब जब रिश्ता मेरा आया था तो मामी चाहती थी कि अगर उनकी बेटी की शादी मनीष से नहीं हो सकती तो मेरी भी न हो। उन्होंने मुझ पर बहुत से ऐसे इल्जाम लगाए थे जिनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और खामोशी से सुनकर रोती रही थी। जब मामा जी ने मुझे कमरे में बुलाया तो मामा जी कहने लगे कि बेटा तुम्हारे लिए मनीष के घर से रिश्ता आया है, क्या तुम ये शादी करना चाहती हो, क्या तुम मनीष को पसंद करती हो। मैंने मामा जी से कहा कि नहीं मामा जी, मैं मनीष को पसंद नहीं करती, मेरे और उसके बीच कुछ नहीं चल रहा। मैं नहीं जानती कि उसके घर से रिश्ता क्यों आया है। मैंने मामा जी से कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि जो इल्जाम मामी ने मुझ पर लगाए थे मैं उन्हें सच साबित नहीं करना चाहती थी। मैंने जब मामा जी से इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो मामी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और मामी ने फौरन ही इस रिश्ते के लिए मनीष की मम्मी से मना कर दिया था। मगर अगले दिन फिर से मनीष की मम्मी हमारे घर आ गई थी और उन्होंने मामा जी से इस बारे में बात की थी।
थी। उन्होंने कहा था कि हमारा बेटा आपकी भांजी को पसंद करता है, वो आपकी भांजी को बहुत खुश रखेगा। मेरे मामा जी ने कह दिया था कि हमारी भांजी आपके बेटे को पसंद नहीं करती, उसने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया है। मगर फिर भी मनीष की मम्मी ने मामा जी से कहा था कि मैं बड़ी उम्मीद से आपके यहाँ आई हूँ, एक बार आप अपनी भांजी को समझाकर तो देखिए। मामा जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। मामी जी ने मुझसे कहा था कि बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारी मामी तुम पर गलत इल्जाम लगा रही है और तुम इस रिश्ते के लिए इसीलिए मना कर रही हो ताकि ये इल्जाम सच साबित न हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम बहुत सीधी लड़की हो, तुम इस बात की फिक्र मत करो। अगर लड़के ने तुम्हें पसंद किया है तो ये तुम्हारा भाग्य है, क्योंकि वो लड़का एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और अच्छे परिवार से है। ऐसा रिश्ता शायद तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम भी मेरी बेटी ही हो, मुझे लगा था ये रिश्ता अंजू के लिए आएगा, मगर लड़का तो तुम्हें पसंद करता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा नसीब इस लड़के के साथ जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी इसी लड़के के साथ हो और मुझे उम्मीद है कि तुम इस रिश्ते से अब इनकार नहीं करोगी। मामा जी की बात कर मैंने नजर झुका ली थी और मैं कमरे से निकल आई थी। मामा जी ने मनीष की फैमिली को हाँ बोल दिया था, मगर मैं अभी पढ़ना चाहती थी। अभी तो फिलहाल मेरा रिश्ता ही तय हुआ था। शादी होने में लगभग 1 साल का समय था, लेकिन जब तक मेरे पास टाइम था मैं तब तक तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती थी। अगले दिन मैं फिर से बिना फीस के ही कॉलेज चली गई थी। जब मैं कॉलेज गई तो फिर से प्रोफेसर ने मुझसे फीस की डिमांड की थी और अब की बार उन्होंने कह दिया था कि कल से तुम्हें कॉलेज आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम कल भी बिना फीस के कॉलेज आ गई तो तुम्हें कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। मैं ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई थी और कॉलेज के कैंपस में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उधर घर में जब से मेरा मनीष के साथ रिश्ता तय हुआ था, अंजू मुझे अपना दुश्मन समझ रही थी। वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती थी और मामी भी मुझसे यही कहती रहती थी कि तुम मेरी बेटी की खुशियों पर अपना हक जमाकर बैठ गई हो। मन करता है कि तुम्हें इसी समय घर से निकाल दूं, मगर तुम्हारे मामा की तरफ से मजबूर हूँ। इधर कॉलेज में भी मुझे सिर्फ 1 दिन की ही मोहलत दी गई थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं था। मैंने जैसे ही अपनी साइड में देखा तो मेरे बाएं हाथ पर मेरे ही कॉलेज का एक लड़का आकर बैठ गया था। उसने मुझसे पूछा कि क्यों रो रही हो, तो मैंने उससे कहा कि तुम जानते तो हो मेरे रोने की वजह। तो वो कहने लगा कि हाँ, कई दिनों से देख रहा हूँ प्रोफेसर तुम्हारी बहुत इंसल्ट कर रहे हैं, तुम मजबूर हो इसलिए फीस नहीं दे पा रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी बात पर मैंने उसे चौंक कर देखा और कहा कि तुम मेरी किस तरह से मदद कर सकते हो। तो उसने अपनी जेब से निकालकर मुझे 40,000 रुपए दिए और कहने लगा कि लो अपनी फीस जमा करवा दो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। वो कहने लगा कि रख लो, मुझे अपना दोस्त समझो, आखिर मैं भी तो तुम्हारे साथ ही पढ़ता हूँ, तुम्हें इस तरह रोज प्रोफेसर से बेइज्जत होते नहीं देख सकता। मैंने कहा लेकिन, तो वो कहने लगा कि लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम अभी अपनी फीस जमा कर दो, जब तुम्हारे पास पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे दे देना। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में एक चमक सी आ गई थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें पैसों का बंदोबस्त करके जल्दी ही दे दूंगी। उसने मुझसे कहा कि हाँ, तुम अभी और इसी समय अपनी फीस जमा कर दो। मैंने उसके हाथ से पैसे लिए और मैं फीस जमा करने के लिए चली गई थी। अक्षय ने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मुझे उसे ये पैसे किस तरह से देने थे, मगर मैं इतना जानती थी कि मुझे कुछ न कुछ करके मामी से पढ़ाई के पैसे लेने ही थे। अब मुझे कॉलेज में सुकून से पढ़ने दिया जा सकता था। मामी को ऐसा लगता था कि मैंने फीस जमा नहीं की है, इसलिए एक न एक दिन कॉलेज से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। मगर वो ये नहीं जानती थी कि मेरी मदद तो अक्षय कर चुका था। अगले दिन जब मैं घर गई तो बहुत बेफिक्र और सुकून मंद थी। मुझे देखकर मेरी मामी और अंजू गहरी सोच में पड़ गई थी और वो ये सोच रही थी कि आज कॉलेज से आते समय मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है। उन्हें तो हर बार यही लगता था कि कॉलेज में बिना फीस के नहीं पढ़ाया जाएगा और जल्द ही धक्के मारकर मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। 2-3 दिन तक मैं कॉलेज गई तो अक्षय कॉलेज नहीं आ रहा था। उसके दोस्तों ने बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर मैं अभी भी यही सोच रही थी कि मुझे कुछ न कुछ करके अक्षय के पैसे वापस देने होंगे। मैं हिम्मत करके अब मामा जी से ही बात करने वाली थी, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके ही रहूंगी। पैसों का इंतजाम अभी नहीं हो सका था, क्योंकि मामा जी कुछ दिनों के लिए अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। पैसे तो मैं मामा जी से ही मांग सकती थी। जब 3 दिन बाद मैं कॉलेज आई तो मैंने देखा कि अक्षय भी कॉलेज आया हुआ था। कॉलेज से छुट्टी के टाइम पर अक्षय ने मुझे बात करने के लिए दूसरी क्लासरूम में बुलाया था। मैं वहाँ चली गई थी। अक्षय कहने लगा कि तुम मुझे मेरे पैसे कब दे
रही हो। मैंने कहा कि मुझे कुछ दिन का वक्त दो, मामा जी से पैसे लेकर मैं दे दूंगी, अभी मामा जी शहर से बाहर गए हुए हैं। ये सुनकर वो कहने लगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, 2 दिन तक अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हें खुद चलकर मेरे बिस्तर तक आना होगा। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि मेरे पास जब पैसे हो मैं तुम्हें तब दे दूं, मगर अब तो तुम इतनी जल्दी मुझसे पैसे मांग रहे हो और ये फिजूल की शर्त भी रख रहे हो। अक्षय कहने लगा कि मैं तो ऐसा ही हूँ, शुक्र मनाओ कि मैंने वक्त पर तुम्हारी मदद कर दी, वरना तुम आज कॉलेज में न होती। मैंने उसे कहा था, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मगर मैं टेंशन में पड़ गई थी। मैं जब कॉलेज से घर आई तो बहुत परेशान थी, तभी हमारे घर का दरवाजा बजने लगा। मैं जब दरवाजे पर गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि दरवाजे पर मनीष खड़ा हुआ था। मनीष मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं दरवाजा बंद करके जैसे ही पीछे पलटी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि आज गुस्सा नहीं करोगी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। वो फिर से मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे बात करने के लिए ही आया हूँ। मैंने उसका हाथ झटके से छुड़ाया और मैं भागकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों को बात करता हुआ मामी या फिर अंजू देख ले। मनीष पवन के साथ चला गया था और फिर रात का टाइम हो गया। मुझे फिक्र थी कि कल को मुझे कॉलेज जाना है, मुझे अभी के अभी मामी से ही बात करनी होगी। इसलिए मैं हिम्मत करके मामी जी के पास गई और देखा तो उनके पास अंजू भी बैठी हुई थी। मैंने मामी जी से कहा कि मामी प्लीज मुझे फीस के पैसे दे दीजिए, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मामी जी कहने लगी कि अभी तक तुम्हारे कॉलेज वालों ने तुम्हें निकाला नहीं है, तुम पर तो काफी फीस चढ़ चुकी है। मैंने कहा कि कॉलेज वाले तो मुझे निकालने ही वाले थे, मगर मेरा एक कॉलेज का दोस्त है, उसने मेरी फीस के उधार पैसे मुझे दे दिए, लेकिन वो अब मुझसे अपने पैसे मांग रहा है। आप प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए, मैं उसको उसके पैसे वापस कर दूंगी। मेरी बात अंजू बड़े ध्यान से सुन रही थी। मामी जी कहने लगी, नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, दोबारा किसी से मदद मांग लो। मेरे लाख समझाने पर भी मामी ने मुझे पैसे नहीं दिए थे और मैं शर्मिंदा होकर उनके कमरे से निकल आई थी। सारी रात मुझे टेंशन रही थी। दूसरी तरफ अक्षय मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं कॉलेज गई तो फिर से उसने वही बात कही थी और कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं। फिर जब मैं घर आई तो मामी मुझे अपने साथ बाजार ले जाने लगी। मैं उनके साथ बाजार चली गई। हमारे साथ अंजू भी गई थी। हम लोग एक शॉपिंग मॉल में थे जब अचानक मेरी नजर अक्षय पर पड़ी। मैं अक्षय को देखकर बहुत घबरा गई थी। अक्षय मुझे बार बार बात करने के इशारे कर रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं मामी और अंजू के सामने अक्षय से बात करूं, इसलिए मैं उन लोगों से बहाना बनाकर मॉल की दूसरी तरफ चली गई थी। मैं वहां गई तो अक्षय कहने लगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 16 घंटे बाकी रह गए हैं। अगर तुमने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो कल मेरे घर आ जाना। तुम्हें याद है ना कि तुम पर मेरे पैसे निकल रहे हैं। मैंने कहा कि प्लीज अक्षय, मुझ पर ये जुल्म मत करो, मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ ना, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे बल्कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। मैं तो कभी तुमसे मदद न लेती। अक्षय कहने लगा कि मुझे तो बस 16 घंटे बाद या तो अपने पैसे चाहिए या तुम सीधे सीधे मेरे घर चली आना। मैंने मॉल में रोना शुरू कर दिया था। मैंने कहा था कि अच्छा अभी मैं जा रही हूँ, अगर किसी ने मुझे तुमसे मिलते हुए देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं वहाँ से हट गई थी। सारी रात मुझे टेंशन की वजह से नींद नहीं आई थी। सुबह जब मैं उठी तो घर के टेलीफोन पर किसी की कॉल आ रही थी। इस समय किसकी कॉल हो सकती है? उस टाइम वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने कॉल रिसीव कर ली तो देखा कि अभी भी अक्षय की ही कॉल थी और वो मुझसे कह रहा था कि तुम्हें याद है ना कि 1 घंटे बाद तुम्हें मेरे घर पर आना है, आज कॉलेज नहीं जाना। आज मैं भी कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर में अकेला हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने रोना शुरू कर दिया था। मैंने कहा था कि प्लीज मेरी बात तो सुनो, जैसे ही पैसों का इंतजाम होता है मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम 1 घंटे के बाद मेरे घर नहीं आई तो मैं वहाँ आकर तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, तुम्हारे घर वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं बहुत डर गई थी। रोने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं खामोशी से कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई और धीरे धीरे मेरे कदम अक्षय के घर की तरफ बढ़ने लगे। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सारे रास्ते में यही सोचती हुई गई थी कि मेरे साथ अब न जाने क्या होने वाला है। मैं जैसे ही अक्षय के घर पहुंची तो अक्षय मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। उसने कहा
क्या हुआ, पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ क्या? मैंने कहा तुम मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दो। तो वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब कोई मोहलत नहीं, अब तुम मेरे बिस्तर तक खुद चलकर जाओगी। ये कहते हुए जब अक्षय ने मेरे कंधों पर हाथ रखा तो अचानक किसी ने उसको धक्का दिया। ये देखकर मैं दंग रह गई कि ये कौन था। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो मनीष खड़ा हुआ था। मनीष ने अक्षय का कॉलर पकड़ लिया और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं बहुत डर रही थी। मनीष ने उसको बहुत मारा था। अक्षय बार बार मनीष से कह रहा था कि इस लड़की ने मुझसे पैसे लिए हैं, अब ये मेरे पैसे नहीं दे रही। मनीष ने अपनी जेब से निकालकर पैसे उसके मुंह पर दे मारे और उससे कहने लगा कि अगर आज के बाद तुमने इस लड़की या किसी भी लड़की को इस तरह से ब्लैकमेल किया या उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, चाहूँ तो अभी के अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। मनीष ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे वहाँ से ले आया था। मैं देख रही थी मनीष को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में गाड़ी चला रहा था मगर मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मैं बस रोए जा रही थी कि अब ना जाने क्या होगा। मनीष मुझे घर के अंदर ले गया। देखा तो वहाँ पर मामा जी भी आ चुके थे। मनीष ने मेरा हाथ पकड़कर झटके से मुझे मामा जी की तरफ किया। मैं रो रही थी। मेरी हालत देखकर मामा जी बहुत घबरा गए। मनीष ने मामा जी को सब कुछ बता दिया और कहने लगा कि आज मैं इसे बचाकर ले आया हूँ, न जाने इसके साथ क्या होने वाला था। मामा जी को ये सब सुनकर एक जोरदार शॉक लगा था। मामा जी ने मामी से कहा, तुमने इसे फीस के पैसे नहीं दिए थे, मैं तो हर महीने तुम्हें पैसे दिया करता था। मामी खामोशी से सुनती रही और कहने लगी, आप इसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? क्या पता इसका कॉलेज में किन किन लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है और ये लड़की उसके घर तक गई ही क्यों थी जो आज इतनी बड़ी नौबत आ गई। तभी मनीष बोल पड़ा और कहने लगा, ये तो मजबूरी में गई थी वहाँ पर क्योंकि उस लड़की ने इसको फीस के पैसे दिए थे और अब वो इसे ब्लैकमेल कर रहा था। तभी मनीष ने अंजू की तरफ देखा और कहने लगा, और अंजू तुम तो मुझे पिछले 3 दिनों से बेवकूफ बना रही हो। कहती हो कि उस लड़के के साथ जीविका का अफेयर चल रहा है। तुमने मुझे जीविका की शॉपिंग मॉल के पिक्स भेजे और कॉलेज में भी जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे वो फोटो भी भेज दिए, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने जीविका पर नजर रखी हुई थी। आज जब मैंने उसे कॉलेज के बजाय उस लड़के के घर की तरफ जाते हुए देखा तो मैं इसका पीछा करने लगा और वहाँ जाने के बाद जब मैंने देखा और ये रो रो कर गिड़गिड़ाकर उससे कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, वो पैसों का बंदोबस्त कर देगी, तो मुझसे रहा नहीं गया। तुम कितनी घटिया हो अंजू, तुम इस पर इल्जाम लगा रही थी। अंजू खामोश हो गई। मामा जी ने अंजू से कहा कि तुमने ये सब क्यों किया? तो अंजू कहने लगी, मैं और क्या करती पापा, मैं तो मनीष से प्यार करती थी। मनीष से मैं शादी करना चाहती थी मगर मनीष ने इसको ही पसंद कर लिया। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने जब इस जीविका के मुंह से सुना कि इसके कॉलेज में किसी लड़के ने मदद की है तो मैंने सोचा कि मुझे इसके और मनीष के बीच में फूट डलवानी होगी। मगर मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मनीष ने इस पर शक नहीं किया। ये कहकर अंजू खामोश हो गई थी, लेकिन मामा जी को इन दोनों माँ बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मामा जी ने मामी को डांटा और कहने लगे कि ये तो अच्छा हुआ कि आज सही समय पर वहाँ मनीष पहुँच गया। अगर मनीष वहाँ ना पहुँचता तो ना जाने जीविका के साथ वो लड़का क्या करता। मामा चिल्लाते हुए कहने लगे कि तुम्हें पता भी है कि उसकी इज्जत भी जा सकती थी। तुम्हारी एक गलती की वजह से ये कितनी परेशानी से गुजरी है। मामी जी कहने लगी कि आप इसे जितना सीधा समझते हो ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मामा जी कहने लगे कि मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके सर पर माँ बाप का साया नहीं है। बेचारी हमारे घर में रहती है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर एक वक्त में तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मामा जी ने मनीष की तरफ देखा और कहने लगे कि बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जीविका को बचा लिया। मैं जल्दी ही तुम्हारी शादी जीविका के साथ करवा दूंगा। मामा जी कहने लगे कि जीविका बेटा, अगर तुम्हारी मामी ने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम्हें उस लड़की की मदद नहीं लेनी चाहिए थी। एक बार मुझसे भी तो पूछ लेना चाहिए था, मैं तुम्हें पैसे दे देता। मैंने कहा कि मामा जी, मगर मुझसे मामी ने कहा था कि अगर तुमने इस बारे में कुछ भी अपने मामा को बताया तो ठीक नहीं होगा। मामा जी को फिर से इतना गुस्सा आया कि वो मामी और अंजू को घूर कर देखने लगे। मामा जी वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद अंजू और मामी भी वहाँ से चली गई थी। कमरे के अंदर सिर्फ मैं और मनीष रह गए थे। मनीष मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत मासूम हो। मैं यहाँ पर हर बार तुम्हारे लिए आता हूँ मगर तुम तो मुझसे बात भी नहीं करती। पता है मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे तो अंजू के लाख कहने पर भी यकीन नहीं आया कि तुम किसी लड़के के अफेयर में भी हो सकती हो। यही सब जानने के लिए आज मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैंने मनीष से कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरा हमेशा आपके साथ गलत बिहेवियर ही रहा। मनीष कहने लगा कि तुम बहुत मासूम हो, ये दुनिया बहुत खराब है। जीविका इतनी सीधी बनकर मत रहो, सीधे लोगों को ये दुनिया आसानी से जीने नहीं देती। मनीष की बात सुनकर मैंने सोच लिया था कि अब मुझे लोगों से डरना नहीं है।
अगर मैं जितना लोगों से डरूंगी लोग मुझे उतना ही डराएंगे। मुझे साहस दिखाना होगा और फिर मैंने ऐसा ही किया था। जिंदगी में काफी समय गुजर गया लेकिन मैं उस दिन के बाद कभी नहीं डरी। लोग औरत को कमजोर समझते हैं और सबसे ज्यादा कमजोर उस औरत को समझते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। मगर अब मुझे मनीष का साथ मिल गया। उसने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया, मेरी एजुकेशन कंप्लीट करवाई, मुझसे शादी की। जब मैं अपनी ससुराल विदा होकर चली गई तो मामी जी का मूड भी मेरी तरफ से ठीक हो गया। अंजू ने भी मुझसे अपने किए की माफी मांग ली थी। आज मैं मनीष के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो लड़कियाँ मेरी कहानी सुन रही हैं वो भी ऐसे लोगों से डरना छोड़ दें जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको डराते हैं, बल्कि हिम्मत और समझदारी से काम ले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।